प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2024-25 अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं सभी विषय के, ये आप अच्छे से भर लीजिए समझकर, क्योंकि यही प्रोजेक्ट कार्य आपको वार्षिक परीक्षा में दिए जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सर्वप्रथम आपको वीडियो जो भी हम भेजें वो दिखाई दें। आप सभी प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और अपने सभी प्रोजेक्ट कार्य देखकर समझकर भर लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 20 यह अंग्रेजी विषय से संबंधित है। क्वेश्चन 1, प्रिपेयर ए वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। अर्थात अपने स्वाध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दी गई टेबल भरें। तो आप अगले सप्ताह मंडे से लेकर सैटरडे तक मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में क्या पढ़ाई करेंगे, उसकी एक कार्य योजना आपको बनानी है। यह एक हमने नमूना प्रस्तुत किया है। आपको जो आप पढ़ना चाहते हैं उस सप्ताह उसके लिए आपको बना लेनी है। जैसे मंडे को हम मैथ में जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। साइंस में हम लेसन 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन समझकर। सोशल साइंस में हम लेसन 1 के समझ कर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंग्लिश में हम यहाँ पर एग्जाम्पल में पहले लिखा हुआ है कि लेटर राइटिंग का काम करेंगे। हिंदी में हम लेटर राइटिंग का काम करेंगे। संस्कृत में हम लेटर राइटिंग का काम करेंगे। संस्कृत के छोटे छोटे शब्द जो हैं उनको हम लिखेंगे। ट्यूसडे को मैथ में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। साइंस में हम चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर हमने मंडे को शॉर्ट कर लिया, अब यहाँ लॉन्ग कर लेंगे। इसी तरह सोशल साइंस में हम चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर हमने मान लीजिए कैपिटल लेटर लिखे थे, तो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर की रीडिंग कर लेंगे। हिंदी में हम ऐसे की राइटिंग कर लेंगे और संस्कृत में भी ऐसे अर्थात निबंध लिख लेंगे, हिंदी में और संस्कृत में। वेडनेसडे को हम मैथ में चैप्टर 2 लेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.1 लेंगे। यहाँ पर साइंस में हम क्या लेंगे, वेडनेसडे को चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह सोशल साइंस में चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश में लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेसन 1 समझेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में हम लेसन 1 में ग्रामर यानी पाठ 1 जो है उसकी ग्रामर समझेंगे। इसी तरह संस्कृत में हम पाठ 1 की ग्रामर समझेंगे लेसन 1 की। थर्सडे गुरुवार को गणित में हम चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 हल करेंगे। विज्ञान में चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंग्लिश में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। हिंदी में पाठ 1 लेसन 1 के छोटे छोटे प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी तरह संस्कृत में हम लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर, इसमें शॉर्ट नहीं रहते, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो लेसन 1 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फ्राइडे गणित में हम चैप्टर 3 लेंगे, एक्सरसाइज 3.1। विज्ञान में हम साइंस में चैप्टर 3 लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे। सोशल साइंस में चैप्टर 3 लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे। अंग्रेजी में हम टेंस समझेंगे। हिंदी में हम लेसन 1 पाठ 1 जो है उसके बड़े क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेंगे। संस्कृत में हम लेसन 2 समझेंगे, पाठ 2 समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सैटरडे मैथ में गणित में चैप्टर 4 लेंगे, एक्सरसाइज 4.1। साइंस में चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेंगे। इसी तरह सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश में हम आर्टिकल समझेंगे। हिंदी में हम
पार्ट 2 लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे और संस्कृत में जो चैप्टर 3 है उसके हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो इस तरह से आप साप्ताहिक कार्य योजना बना सकते हैं आप अपने अनुसार कि हमें इस सप्ताह इस विषय में ये पढ़ाई करनी है। तो ये नमूने के रूप में हमने आपको प्रस्तुत की। क्वेश्चन 2, राइट योर डेली रूटीन इन द 10 सेंटेंसेस। अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखना है। दिनचर्या मतलब दिन भर में आप क्या करें। एग्जाम्पल दिया है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। दूसरा है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ब्रश माई टीथ, मैं सुबह उठ करके दांत साफ करता हूँ। तीसरे नंबर पर लिखा है, आई गेट अप एट 7 AM, तो यहाँ पर आपने लिख लिया है तो इसे हमने डबल लिख गया है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी जगह। अगला है, आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल, मैं जो विद्यालय की पहली प्रार्थना सभा है मैं उसमें शामिल होता हूँ। पाँचवा, आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस, मैं अपने हाथ और मुंह धोता हूँ। अगला है, आई डू माई होमवर्क इन मॉर्निंग, मैं सुबह उठकर अपना होमवर्क करता हूँ। अगला है, आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड बाई 9 o'clock, मैं रात में खाना खाकर 9 बजे सो जाता हूँ। आठवां, आई रीच द स्कूल इन टाइम, मैं स्कूल समय पर पहुँच जाता हूँ। अगला है, आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का कक्षा का मॉनिटर हूँ। अगला है, आई प्ले क्रिकेट इन स्कूल, और मैं स्कूल में क्रिकेट भी खेलता हूँ। इस तरह बड़े आसानी से आप अपनी दिनचर्या के 10 वाक्य लिख सकते हैं। आप इन वाक्यों को बदल भी सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या के अनुसार लिख लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 21, स्व पाठ्यपुस्तकात् वर्तमान कालस्य लट् लकारः, भूतकालस्य लट् लकारः, भविष्यकाल लट् लकारस्य पंच वाक्यानि चित्वा लिखत। अपनी पाठ्यपुस्तक में से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल के 5 वाक्य लिखिए। वर्तमान कालः लट् लकारः, भूतकाल लट् लकारः, भविष्यकाल लट् लकारः। अब इसमें उदाहरण दिया है वर्तमान काल का, यथा यानी उदाहरण, सा बालिका क्रीडति। अब इसी पर हम देखें वर्तमान काल में संस्कृत में, सा पठति, त्वं पठसि, अहम पठामि, ते पठन्ति, युवम पठ्य। भूतकाल में देखें उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश गठनम अभवत्। अब इसके लिए 5 वाक्य बनाएं, सह अपठत, त्वं अपठ, अहम अपठम, तो अपठताम, युवाम अपठतम। भविष्यकाल में उदाहरण दिया गया है, जीवनम सुखकरम भविष्यति। 5 वाक्य बनाएं, सह पठ्यस्ति, तो पठ्यता, ते पठस्यन्ति, त्वं पठस्यसि, युवम पठस्यतः। तो इस तरह से हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के 5 वाक्य अपनी पुस्तक से देखकर लिख। प्रोजेक्ट कार्य 22, यह भी संस्कृत पर आधारित है। संस्कृतम कति कारकाणि भवन्ति, तेषां नामानि चिह्नानि च लिखत। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, उनके नाम एवं कारक चिन्हों सहित लिखिए। कारक, विभक्ति और चिन्ह। उदाहरण दिया है, कारक में कर्ता, विभक्ति में प्रथमा और चिन्ह में ने। अब यहाँ हम देखें, कर्म द्वितीया और चिन्ह होगा को, करण तृतीया से, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपदान पंचमी से, संबंध षष्ठी का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे, अरे। तो इस तरह से ये सभी प्रोजेक्ट कार्य आप भर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 23, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से
पिछले साल के बिजली के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें तथा विश्लेषण करें। अब यहाँ एक तालिका दी गई है, सारणी क्रमांक विद्युत बिल माह, विद्युत खपत यूनिट में और विद्युत बिल राशि रुपए में। तो आप अपने घर के पिछले साल के सभी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बिल एकत्रित कर लीजिए और उससे देख करके ये जानकारी भरना है। कैसे? जैसे जनवरी में बिल है और उसमें मान लीजिए यूनिट खपत यूनिट है 70 और बिल की राशि है 700 रुपये। फरवरी में खपत यूनिट है 80 यूनिट और राशि बिल की है 800 रुपये। मार्च में 100 यूनिट और बिल की राशि है 1000। अप्रैल में 120 यूनिट, बिल की राशि 1200 रुपये। मई में 150 यूनिट, बिल की राशि 1500। जून में 160 यूनिट, राशि 1600। जुलाई में 150, राशि 1500। अगस्त में 120, बिल की राशि 1200। सितंबर में 120, बिल की राशि 1100। अक्टूबर में 110 यूनिट और बिल की राशि 1100। नवंबर में 100 यूनिट और बिल की राशि 1000 और दिसंबर में 80 यूनिट और बिल की राशि 800 रुपये। तो जब आप बिल लेंगे तो उस बिल में आपको खपत यूनिट भी दी होगी, कितने यूनिट खर्च हुआ और राशि बिल की कि कितने रुपए बिल आया स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये एक हमने नमूनार्थ आपको बताया। तो आप बड़े आसानी से ये सारणी भर लेंगे। अब इस पर कुछ विश्लेषण के रूप में हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्ययभार वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्ययभार वाले हैं, यानी किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो अब हम ऊपर देखेंगे जो सारणी बनी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 160, 150, 150 है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खपत हुई मई, जून और जुलाई में। स्पष्ट आपको खपत दिख रही है यूनिट के रूप में। और सबसे कम देखें हम, तो सबसे कम देखिए 80, 70 जनवरी फरवरी में, और यहाँ पर दिसंबर में भी 80 है। तो इसलिए यह सबसे कम खपत वाले माह होंगे। तो यही हम उत्तर में लिख देंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा बिल वाले माह हैं मई, जून और जुलाई, और कम ऊर्जा वाले हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो इस तरह से यह प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा होगा। तो वैसे आपने भी देखा होगा कि जब बिजली के उपकरण पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज ये जब ज़्यादा चलेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिन महीनों में बिजली का बिल अधिक आया है, अर्थात गर्मी बढ़ रही है, उस महीने में कूलर, पंखे, एसी ज़्यादा चले हैं, इसलिए बिल ज़्यादा आया है। प्रश्न नंबर दूसरा देखें, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल को जो लागत है उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम उपकरण बिजली के चला रहे हैं केवल उचित चलाएं। जैसे मान लीजिए हम कमरे में बैठे हैं और पंखा चल रहा है तो ठीक है, और हम बाहर निकले तो पंखे को हम बंद कर दें। यदि बिजली का बल्ब जल रहा है और उस कमरे में हम नहीं बैठे हैं, कमरा खाली है, तो हम उसके बिजली के बल्ब को बंद कर दें। तो इस तरह हम बड़े आसानी से जितनी आवश्यकता है उतनी ही बिजली के उपकरण चलाकर अपनी ऊर्जा की बिल को लागत को कम कर सकते हैं। अनावश्यक विद्युत बल्ब, पंखे, एसी इनको हम चलते हुए ना छोड़ें, स्विच बंद कर दें। तो इस तरह से हम बिजली की बचत कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखें हम,
विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम लिखिए। यानी हम विद्युत ऊर्जा के अलावा और किससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सौर ऊर्जा से भी प्रयोग करके और हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा से भी प्राप्त कर सकते हैं और जीव या जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे भी हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न 5वां। ऊर्जा खपत करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, और आगे अपने जो विचार हैं उनको आपको रखना है। तो अब आजकल जो बल्ब आ रहे हैं वो एलईडी बल्ब आ रहे हैं ज़्यादातर हमारे घरों में जो लगे रहते हैं, चाहे ट्यूबलाइट हो। तो हम एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, सामान्य बल्ब का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह कम ऊर्जा की खपत करता है, यानी कम ऊर्जा होगी खपत, तो हमारे जो यूनिट है विद्युत खपत है वह कम होगी। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय नहीं होने देता। जैसे सामान्य बल्ब जलता है और आप उसे छू के देखें तो वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस प्रकार वह सामान्य जो बल्ब है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जिससे व्यर्थ में ऊर्जा चली जाती है। और आपने एलईडी बल्ब छू के देखा हो तो गर्म नहीं होता, तो इसलिए हम सामान्य बल्ब की अपेक्षा एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखें हम प्रश्न नंबर 6वां। ऊर्जा की बचत के लिए आपको एक पोस्टर यानी चित्र बनाना है। तो इसके लिए आपको जो आपको चित्र बनाना हो, या तो आप वहीं चित्र बना दें या अलग से चित्र बना के और पेस्ट कर दें। तो ऊर्जा बचत से संबंधित, तो आप देख रहे हैं इस चित्र में ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी और सौर ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी और ये बल्ब जल रहा है। आप देख रहे हैं घर में भी यह बल्ब लगा है और यह बल्ब जल रहा है। तो ये किससे जल रहा है? सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, सौर पैनलों के माध्यम से ये रिचार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे गांव जहां विद्युत नहीं है वहां आपने देखा होगा कि सौर पैनल लगे रहते हैं, और आजकल तो सभी जगह लगे रहते हैं। और इसके लिए जो सरकार है वह सब्सिडी भी देती है, यानी जो आपका खर्चा है उससे आधा खर्चा आपको देना। प्रोजेक्ट कार्य 24 यह सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसमें एक मानचित्र, भारत का भौतिक मानचित्र दिया गया है, जिसमें भारत की विभिन्न नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, पठारों के बारे में दर्शाया गया है। आप इस मानचित्र को देख करके आसानी से और सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रयास पुस्तिका में धुंधला प्रिंट है, तो यदि आपके विद्यालय में बड़े रूप में इसका मानचित्र है तो उसे देख करके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं उनकी सहायता से आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। यमुना, रामगंगा, सरयू, महानदी, कोसी, सोन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न तीसरा है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? तो यह झारखंड में फैला हुआ है। प्रश्न चौथा है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी आदि, ये सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। प्रश्न पाँचवां, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। ताप्ती नदी और माही नदी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न छठवां, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सातवां प्रश्न है, नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो देश के किस भाग में फैली हैं? तो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच ये फैली हुई हैं। प्रश्न अगला आठवां है,
हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम। 9वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है। 10वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो सागरमाथा, हिमालय केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी, ये हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां हैं। अंत में प्रश्न है, भारत का रेखा चित्र मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाहों को दर्शाइए। तो आपको पेंसिल की सहायता से ये जो काले कलर से इसकी आउटलाइन दिख रही है, तो ये आप भारत का नक्शा बना लीजिए और इसमें सिर्फ 2 नदियां आपको दर्शाना है। गंगा नदी, तो आप ये देख रहे हैं, ये गंगा नदी, तो ये आपको दर्शाना है। और कावेरी नदी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कावेरी नदी का, तो ये हमने तीर का निशान लगा दिया, ये कावेरी नदी और ये गंगा नदी। केवल ये 2 दर्शाना है, तो बड़े आसानी से आप दर्शा लेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 25, इसमें लिखा है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु के ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले दिया है नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 में पहले कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में क्षेत्र दिया है हेक्टेयर में 0.75। तीसरे कॉलम में है ज़मीन मालिक का नाम, पिता का नाम या पति का नाम और पता। तो इसमें लिखा है मोहन बलराजाराम, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। अगले कॉलम में है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, तो यह नहीं है बटाई पर। अगला है इस साल जो फसल बोई गई हैं, जोती गई हैं, उनके बारे में। तो इसमें लिखा है पहले में फसल, तो सोयाबीन कितने क्षेत्र में बोई गई है? तो 0.75 हेक्टेयर में। अन्य फसलें में कुछ नहीं है और प्रति ज़मीन में कुछ नहीं है। प्रति ज़मीन का मतलब होता है जिसमें कोई फसल ना बोई जा सके या हो, उत्पन्न हो। सुविधाएं कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर है जो क्षेत्र है वह है 3.00 हेक्टेयर और यह रघु राम बल्द रतनलाल, बल्द का मतलब होता है पिता, गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। और बटाई पर है तो नहीं है। और इसमें कौन सी फसल बोई है? गेहूं कितने हेक्टेयर में? 2.75 में और शेष फसलें 1.75 में। प्रति ज़मीन है तो हाँ है 0.25। और सुविधाएं क्या हैं इस ज़मीन में? कुआं एक है जो है चालू। अब देखें हम तीसरे नंबर पर, जो कि ज़मीन है 6.00 हेक्टेयर और यह किसकी है? मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान। अब इसमें देखें कि बटाई पर है तो नहीं है, फसल बोई है तो इसमें कोई फसल नहीं बोई। और इसमें सुविधा क्या है? कुआं है एक जो चालू है और यहाँ चारागाह है। यहाँ पर खसरा दिया हुआ है, एक चित्र दूसरे शब्दों में, और रूढ़ी चिन्ह दिए हुए हैं, संकेत। इस तरह की लाइन सीमा को दर्शाएगी। ऐसा चित्र चारागाह को सिंगल डैश, कच्ची सड़क को डबल डैश, पक्की सड़क को, जैसे ये आप देख रहे हैं, यह है कुआं के लिए और यह पेड़ के लिए। अब यहाँ पर जो नंबर डले थे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसमें 3 तक की जानकारी दी गई है, अब 4, 5 इससे ऐसे डले रहते हैं। अब का नंबर का प्रश्न है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? तो नंबर 1 पर मोहन था,
ठीक है। अब इस चित्र में ऊपर उत्तर है तो नीचे कहलाया दक्षिण, तो नीचे नंबर 2 कहलाया। नंबर 2 किसका कहलाया था? रघुराम का। तो जो दूसरे नंबर पर ज़मीन है यानी दक्षिण की ओर जो नंबर 2 डला है, यह किसका कहलाया? रघुराम का खेत। तो उत्तर होगा रघुराम। अब रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा, तो ये रघु की ज़मीन हो गई और मोहन की, और ये हो गई रघु की, ये वाला पूरा। अब इनके बीच में ये जो लाइन है, ये हमने नीले लाइन से तीर के निशान के द्वारा बताया, तो ये वाली जो लाइन है यह रेखा उसकी सीमा को दर्शाती है, रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा को। खेत नंबर 3 ये है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो खेत नंबर 3 जो अपन ने विवरण देखा है उसमें मध्य प्रदेश सरकारी है, तो इसे हम मध्य प्रदेश सरकार या दूसरे शब्दों में हम कहें सरकार या सार्वजनिक रूप से उपयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, खेत 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो खेत नंबर 2 ये है और 3 ये है। ध्यान से देखिए, दोनों में कुआं है, 3 में चारागाह भी है, पेड़ भी लगा है। तो कुआं, चारागाह, पेड़, और दोनों जो हैं कच्ची सड़क से जुड़े हैं, 2 भी जुड़ा है और 3 भी जुड़ा है। तो इस तरह से हमें समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप इसी तरह के सभी प्रोजेक्ट समझ करके भर लीजिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।